Welcome to Learn Business Academy. Today we are starting the second chapter of our course, class 10th. The chapter name is chapter number 3, pair of linear equations in two variables. Sequence में second chapter है क्योंकि हमने second से start किया है. वैसे ये तीसरा chapter, right? मजा आया? इससे पहले एक chapter हो चुका है. तो chapter number name is what? Pair of linear equations in two variables. This is the chapter heading. कभी भी कोई chapter start करेंगे, सबसे पहले चैप्टर की जो ये हेडिंग है इसका मतलब समझेंगे. अगर इसका ही मतलब समझने ही नहीं आया तो अंदर स्टोरी क्या चल रही है वो भी अच्छे से क्लियर नहीं हो पाएगी. तो पहले इसका मीनिंग समझेंगे कि चैप्टर के अंदर क्या चीज आने वाली है हमारे सामने, वो तो पता चले. तो देखो चैप्टर का नाम भी काफी लंबा चौड़ा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. इसको तोड़ते हैं छोटे छोटे शब्दों में और इसका मीनिंग समझते हैं, राइट. इसमें से मैंने ये वर्ड उठाया, इक्वेशन. क्या उठाया? इक्वेशन. तो पहले इसका मीनिंग समझते हैं कि इक्वेशन का मीनिंग क्या होता है. बोलो, पता है किसी को? हिंदी मीनिंग बता दो, असली मतलब अर्थ बता दो. क्या जानते हो इक्वेशन क्या होता है ये बताओ, कैसे भी बताओ. बोलो आदित्य. 2x+5 आपने एग्जाम्पल दिया, चलो इन्होंने एग्जाम्पल दे दिया. 2x+5 आगे बोलो इज इक्वल टू 9. ये एक इक्वेशन है. बिल्कुल है. आप बताओ इक्वेशन क्या होती है. अब इन्होंने एग्जाम्पल दिया तो आपको समझ में आ गया होगा इक्वेशन क्या होती है. आया समझ में कुछ? और आगे. और दोनों को इक्वेट किया जाता है इक्वल टू के साइन से. वेरी गुड. इक्वेशन का मतलब एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो साइड्स हों, एलएचएस आरएचएस, और दोनों साइड को इक्वल टू के साइन से इक्वेट किया गया हो. अगर इक्वल टू का साइन नहीं है बीच में तो वो कोई इक्वेशन नहीं है. इक्वेशन का मतलब समीकरण. हिंदी में क्या बोलते हैं? समीकरण. किसी पॉलिनोमियल को किसी दूसरे पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दो. एक पॉलिनोमियल लिखा, जैसे अभी अपन पॉलिनोमियल पढ़ के आए. मैंने कहा पूर्णिमा एक पॉलिनोमियल बताओ. पूर्णिमा ने कहा सर 2x² + 3x. मैंने कहा आप बताओ सक्षम एक पॉलिनोमियल. इसने कहा सर x+3. ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है. जैसे ही मैं दोनों को इक्वेट कर दूंगा ये पूरी क्या बन जाएगी? इक्वेशन. समझ गए? एक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल को किसी दूसरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल से इक्वेट कर दें इक्वल टू के साइन की मदद से, तो वो पूरा जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाता है? इक्वेशन की बात करें यहां से लेकर और यहां तक पूरी इक्वेशन है. और पॉलिनोमियल की बात करें तो ये अलग पॉलिनोमियल. लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये एक अलग इक्वेशन है और वो एक अलग इक्वेशन. तो यार वहां तक दो साइड्स होंगे इसमें सारे थे. समझ आया? यहाँ कोई डाउट नहीं है? ओके. अब इक्वेशन वर्ड के आगे क्या लगा हुआ है साहब? एक एक वर्ड को पकड़ रहे हैं अपन. इक्वेशन तो समझ गए. इसके आगे क्या लगा हुआ है? लीनियर. क्या लगा हुआ है? लीनियर का मतलब क्या होगा? क्या? की डिग्री 1 हो. जिस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या हो? 1 हो. अब देखो इस एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 2. एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है? 1. हाईएस्ट पावर जिसको बोलते हैं. तो इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी. क्योंकि एलएचएस में डिग्री 2 है, आरएचएस में डिग्री 1 है. तो पूरी इक्वेशन देखेंगे तो पूरी इक्वेशन में तो हाईएस्ट क्या है बताओ? पूरी इक्वेशन हाईएस्ट क्या है? 2. तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? 2. पर हमको क्या चाहिए? लीनियर चाहिए. लीनियर की डिग्री क्या होती है? 1. तो ये इक्वेशन तो है पर ये लीनियर इक्वेशन नहीं है. इसकी डिग्री 2 है. जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमारा चौथा चैप्टर है. इससे वाला पहले एक्चुअली वही शुरू करने वाले थे लेकिन आपने इंसिस्ट किया तो हम ये शुरू कर रहे हैं. इज इट क्लियर? जल्दी आओ. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. इसकी डिग्री क्या है? 2 है. अब एक्सप्रेशन बाद में दे रहे हैं उसको किधर जाना. इसकी डिग्री क्या है? 2 है. उसकी हमको क्या चाहिए? लीनियर. लीनियर की डिग्री क्या होती है? 1 होती है. ओके. अब लीनियर की डिग्री 1 होती है तो सपोज करो जो ऊपर जो इक्वेशन आदित्य ने दी, क्या वो लीनियर इक्वेशन है? क्या चेक करो. यस, ये लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसकी डिग्री 1 है. ये पावर 1 है ना. अच्छा, इसकी डिग्री भी 1 हो सकती है. 2x² वाले टर्म हटा दो या 2x² का स्क्वायर हटा दो. समझ गए क्या?
इक्वेशन समझ गए, लीनियर समझ गए, दो वर्ड समझ, एक एक वर्ड पे आ रहा हूं। इक्वेशन समझ गए, इक्वेशन मतलब एनीथिंग जिसमें एलएचएस आरएचएस और बीच में इक्वल टू का साइन, वो इक्वेशन है। लीनियर मतलब उस पूरी एक्सप्रेशन में हाईएस्ट पावर बनाना। अब क्या लिखा हुआ है, टू वेरिएबल्स, क्या लिखा हुआ है। अब टू वेरिएबल्स का मतलब है उसमें दो तरीके के लेटर्स यूज हो रहे हैं, जैसे हमने एक्स यूज किया है, ये पता है इस मेथड में एक्स यूज किया, ये भी वन वेरिएबल। ऐसे मतलब हमने इसको दो बार यूज किया, टू वेरिएबल करना। दो वेरिएबल नहीं कह रहा हूं, दो तरह के वेरिएबल कह रहा हूं। हमने एक उसकी दुकान पे गए, ग्रोसरी की दुकान पे, हमने 2 किलो चीनी अलग पैक करवाई, 5 किलो चीनी अलग पैक करवाई, तो आइटम तो एक ही हुआ ना। ऐसा तो नहीं कि दो अलग अलग जगह पैक कराई तो दो आइटम हो गए। तो सिमिलरली एक्स और एक्स दो अलग अलग जगह पैक करवाए हैं, लेकिन वेरिएबल तो एक ही हुआ ना। तो हमको कितने वेरिएबल चाहिए इस चैप्टर के लिए, दो वेरिएबल चाहिए। तो आप समझ चुके होंगे, एक वेरिएबल एक्स होगा तो दूसरा कौन सा होगा, वाई। अब तीन वेरिएबल तो जेड, जो अगले साल आएंगे 3D जब आएगा। समझ गए, क्लियर। तो इक्वेशन समझ गए, एक एक वर्ड पे आ रहा है, लीनियर समझ गए, टू वेरिएबल समझ गए। अब क्या लिखा हुआ है, यानी ऐसी इक्वेशन भी एक नहीं मिलेगी, दो मिलेगी। ये जो अभी पूरी इक्वेशन बनाई ना अपन ने, जो लीनियर भी है जिसमें दो वेरिएबल भी हैं, वो भी एक ही इक्वेशन है। ऐसी कैसी इक्वेशन एक और मिलेगी, यानी कि आपके पास हर सवाल में एक नहीं दो इक्वेशन पेयर होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेते हैं इस पूरी चीज को जो जस्टिफाई करता हो। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, 2x प्लस 3y इक्वल टू 7। बताओ, ये एक इक्वेशन है, एच एस आर एच एस हो रहा है, ये लीनियर है क्या, इसकी पावर वन, इसकी पावर वन, इसकी पावर जीरो। कांस्टेंट की पावर क्या होती है हमेशा, जीरो। तो वन वन जीरो में से सबसे बड़ी कौन सी है, वन। तो लीनियर इक्वेशन हो गई, डिग्री वन है तो लीनियर इक्वेशन हो गई। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, जिसकी डिग्री वन हो। उसके बाद इसमें दो वेरिएबल है क्या, तो भाई दो वेरिएबल है, पर ये इक्वेशन तो एक ही है ना। तो पेयर क्या बना, आपको क्या बनाना है, पेयर। तो एक इक्वेशन और बोल दो कोई भी, मैंने सपोज करो मैंने कहा 7x माइनस 3y इक्वल टू 10। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का एग्जांपल हो गया, इस पूरी चीज का ये एग्जांपल हो गया। चेक करो, यहाँ पे एक नहीं दो इक्वेशन है, पेयर है। और हर सवाल के अंदर आपको एक नहीं दो इक्वेशन मिले, क्योंकि चैप्टर का नाम पेयर है। अच्छा सर, दो इक्वेशंस क्यों मिल रही हैं, क्योंकि वेरिएबल्स दो। इक्वेशंस को सॉल्व करने का एक महा लॉजिक होता है। क्या लॉजिक होता है, आपने अपने नोट्स में भी लिखा, लिखा क्या, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस, जितने वेरिएबल्स उतनी इक्वेशंस। तो वेरिएबल दो है ना, तो आपको इक्वेशन भी दो चाहिए। अगर आप इक्वेशन एक ही लिखते हो तो ये इक्वेशन सॉल्व ही नहीं हो सकता। अगर इसको सॉल्व करना है तो क्योंकि ये वेरिएबल भी दो हैं तो इक्वेशंस भी दो चाहिए। कल को अगर z वेरिएबल आ जाता है, तीन वेरिएबल आ जाते हैं, तो फिर इक्वेशंस भी तीन चाहिए, तभी वो तीनों सॉल्व हो सकती हैं। समझ आया क्या, क्लियर है क्या। क्या सीखे, जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। अभी वेरिएबल दो हैं तो इक्वेशंस भी कितनी होगी, दो। पूरे चैप्टर में हर एक सवाल में दो ही इक्वेशंस मिलेगी। क्लियर, हाँ जी। अब चैप्टर में एक ही मिलेगी, क्योंकि उसमें वन वेरिएबल चलेगा। फोर्थ चैप्टर चलेगा उसमें डिग्री तो टू हो जाएगी, लेकिन वेरिएबल वन हो जाएगा। वेरिएबल वन होगा तो फिर इक्वेशन भी वन मिलेगी, क्योंकि जितने वेरिएबल उतनी इक्वेशंस। देखो क्या लिखा हमने, रीड आउट करते हैं। दे शुड बी एज इक्वल्स एज देयर आर नंबर ऑफ वेरिएबल्स यूज्ड इक्वल, उतनी ही नंबर ऑफ। अब कोई भी लीनियर इक्वेशंस बोलो, एक एक लीनियर इक्वेशन सारे बच्चे बोलेंगे। स्टार्ट करेंगे, क्या नाम है, हर्षिता से, जो सबसे लेट आई, बताओ। बस है एक, दूसरी 3x, आप बोलो। हम्म, हम्म,
हम्म एक्स प्लस 4y इक्वल टू क्या 9। अब 5x प्लस 5y। सबने वैसे तो करेक्ट बोली है, सब समझ गए क्या होती है लीनियर इक्वेशन। इनटू ये सारे लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल वाली। पर देखो आप वैरायटी भी कर सकते हो, कोई यहाँ पे प्लस का माइनस भी माइनस कर सकता है, कोई यहाँ पर भी माइनस कर सकता है, कोई कहीं पे जीरो भी कर सकता है। मतलब यहाँ पे इन दोनों की जगह तो जीरो नहीं कर सकता। सपोज जीरो कर दूं तो ये खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। टू वेरिएबल कहाँ रहा, वन वेरिएबल ही रहेगा ना। तो इन दोनों की जगह जीरो नहीं कर सकता, लेकिन कांस्टेंट टर्म की जगह चाहे तो जीरो भी कर सकता है। ठीक है, कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे जीरो कर सकता है। तो आप एग्जाम्पल समझ गए सारे बच्चे। अब मुझे बताओ ये सारे एग्जाम्पल्स जो आपने दिए, इन सारे एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखो। ओनली इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी वो सोच के बताओ। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब होता है कि ऐसी फॉर्म जिसके अंदर सारे एग्जाम्पल्स उस सांचे में डाले जा सके। मतलब ये सारी जो फॉर्म लीनियर इक्वेशंस आपने एग्जांपल्स लिए ये किस फॉर्म से मैच करती है, वो होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। हाँ बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। देखो ये सारी इससे मैच हो रही है। हर एक एग्जाम्पल में एक एक्स वाली टर्म है, चेक करो, है ना। उस एक्स के आगे एक नंबर लिखा हुआ है, जैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, यहाँ 1 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है। नंबर को ये मान लिया। हर एक एग्जाम्पल में एक बी वाई वाली टर्म भी है क्या, चेक करो। उस बी वाई की में बी कोई भी नंबर रखा हुआ है, जैसे 4 3 5 4 1 रखा हुआ है। और हर एक एग्जाम्पल में एक कांस्टेंट टर्म है जिसको सी बोल दिया, चेक करो, है ना। ये कांस्टेंट टर्म जीरो भी हो सकती है। ठीक है, ये स्टैंडर्ड बिल्कुल इस एग्जाम्पल्स को देख के बना सकते हैं अपन। अब इसके अंदर एक चीज और सुनो, जब भी अपन स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे किसी भी इक्वेशन की, नॉट ओनली लीनियर इक्वेशन, नेक्स्ट चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे, उसके आगे क्यूबिक इक्वेशन बहुत सारी है। तो मैथ शुरू हुई है ऐसे मान के चलो, 11 12 में बहुत सारी डिफरेंशियल इक्वेशन, तरह तरह की इक्वेशंस बनेंगी। जितनी भी हम जिस भी इक्वेशंस की जब स्टैंडर्ड बनाएंगे हमेशा आरएचएस में जीरो रखेंगे। राइट हैंड साइड में क्या रखेंगे, तो राइट हैंड साइड में जीरो रखने के लिए हम सी को भी इधर लेके आएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बनेगी बताओ, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी हो। ये होती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म। कांस्टेंट को भी इधर रखो और आरएचएस में क्या लिख रख दो, जीरो रख दो। जैसे इसमें सपोज करो 7 को इधर बुलाओ, क्या होगा बताओ, 3x, आगे बोलो 4y प्लस 7 इधर आके -7 इक्वल टू जीरो। चेक करो ये वाली जो इक्वेशन है ये इस स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच होती है ना। देखो ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू -7। भाई ए बी सी की वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है ना। तो सी की वैल्यू -7 हो गई। कहाँ पे, इसमें, इसमें देखो, इस सी को मैं इधर लेके आया, -c कर ये सपोज करो, कर दिया। अब इस ये जो सी लिखा हुआ है, इस सी की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ, सपोज करो इस सी की वैल्यू प्लस है तो उसके आगे माइनस लगाते ये टर्म नेगेटिव हो गई। सपोज करो इस सी की वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस लगाते वो पॉजिटिव हो गई। तो सी की वैल्यू तो प्लस माइनस कुछ भी हो सकती है, तो फिर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में माइनस याद रखूं, स्टैंडर्ड फॉर्म में प्लस याद करूंगा ना। ऐसे तो मुझे बताओ सी की वैल्यू भी नेगेटिव हो सकती है ना, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में नेगेटिव है क्या? भाई ये ए बी सी ये तीनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं नेगेटिव भी हो सकते हैं, इसको प्लस है ना, वो भी हो सकते हैं स्टैंडर्ड।
अगर मैं दूसरी की भी यही बना दूं ए एक्स प्लस सी बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, क्योंकि सर चैप्टर का नाम तो पेयर है तो दूसरी की भी बनाओ, ये तो एक की बनाई है आपने। इसी स्टैंडर्ड फॉर्म में दो इक्वेशन थोड़ा ना घुस जाएंगी, दो है तो दो स्टैंडर्ड फॉर्म चाहिए। तो अगर मैं दूसरी की भी ये बना दूं तो वो गलत होगा, क्यों? क्योंकि अगर आप दोनों की एक ही बना देते हो तो इसका मतलब है आप यहाँ आपका भी आ सकती है। तो यानी कि हमें यहाँ पे डिफरेंट लेना पड़ेगा, तो या तो से तो ax dy प्लस c, फिर dx प्लस dy प्लस f, छह लेटर्स को या तो ऐसे बनाओ, बट वो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। सही तरीका क्या है, हम इनको 1 2 3 से मार्क कर देंगे, वन और टू से मार्क कर देंगे, इधर लिखेंगे वन, इधर लिखेंगे सेकंड इक्वेशन है नहीं टू टू। अब ये छह अलग अलग लेटर्स हो गए क्योंकि हमने इनको वन टू से डिफरेंशिएट कर दिया। अब ये जो चीज देख रहे हो ना, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है। अगर मैं एक लिखूंगा तो वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म है, लेकिन अब ये दो इक्वेशंस की स्टैंडर्ड फॉर्म बना दी तो अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की स्टैंडर्ड फॉर्म है। बोलो समझ आया? अब चैप्टर का नाम पूरा जस्टिफाई हो रहा है, तो नेक्स्ट हेडिंग हमको यही डालनी है, स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इसमें हम दो इक्वेशंस लिख देंगे, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बना देंगे ऐसे जैसे बनी हुई है। ओके, सॉरी। हो गया। हो गया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म याद हो गई, किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ये? पेयर ऑफ इन टू वेरिएबल्स, पूरा बोलो। ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं, चैप्टर का नाम ही इतना बड़ा है, मैं क्या करूं? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये लीनियर भी है, ये दो वेरिएबल्स में, और ये पेयर में। ओके, यहां तक कोई डाउट किसी बच्चे को? नो डाउट। ठीक है, तो चैप्टर का इंट्रोडक्शन हुआ है अभी तो केवल। ठीक है, अब नेक्स्ट सेटिंग डालो, इनको सॉल्व करने के तरीके कितने होते हैं देखो। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग a pair of linear equations in two variables. ठीक है, देखा? तो इसको दो सॉल्व करने के दो प्रकार के तरीके होते हैं। एक को बोलते हैं ग्राफिकल मेथड, दूसरे प्रकार क्या है, एल्जेब्रिक मेथड। देखो दोनों मेथड्स के नाम से पता चल रहा है कि डिफरेंस है। ग्राफिकल मेथड मतलब ग्राफ की मदद से सॉल्व करना, और एल्जेब्रिक मेथड्स मतलब विदाउट ग्राफ एल्जेब्रिक तरीके से सॉल्व करना। जैसे अपन मैथ्स को सॉल्व करते हैं वो एल्जेब्रिक तरीके होते हैं। ठीक है, समझ आया?
यहां तक लिखा। और फिर अलजेब्रिक तरीके भी कितने हैं? 3 है। एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, देन कम्स एलिमिनेशन मेथड, और तीसरे मेथड का नाम क्या है? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। हो गया यहां तक? अब सुनो बच्चों, टॉपिक का नाम क्या है? पढ़ो। मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। यानी कि सर जो आप ये पेयर दोगे मुझे, ये पेयर दोगे मुझे, मिल गया पेयर मुझे, इस पेयर को सॉल्व करना है। अब पहले तो ये बताओ कि पेयर को सॉल्व करने का अर्थ क्या है, और फिर उसको सॉल्व करने के तरीके की बाद में बात करेंगे। जैसे कि मैंने कहा, मैंने एक पेयर दे दिया, अभी जैसे एग्जांपल ले रहे थे अपन, तो एक पेयर दे देते हैं। लेट्स से पेयर है 2x प्लस 3y, या सिंपल सा देते हैं, चलो स्टार्ट करने के लिए। x प्लस वाई इक्वल टू 10 है, और x माइनस वाई इक्वल टू 6 है। अब ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या आपके सामने? बताओ, है क्या? मैंने कहा इसको सॉल्व करो। क्या कहा मैंने? सॉल्यूशन निकालो। सॉल्व करो या सॉल्यूशन निकालो, एक ही बात है। समाधान करो उसका। तो समाधान करने का अर्थ क्या है सर? इसको कहीं लेके जाके कहीं कुएं में डाल के आना है कि? समाधान करने का अर्थ क्या है? कैसे सॉल्व करने? सॉल्व करने का मतलब क्या होता है? सॉल्व करने का मतलब होता है किसी भी इक्वेशन को, नॉट ओनली इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल की बात नहीं कर रहा हूं, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, कोई और इक्वेशन आ जाए, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का अर्थ ये होता है कि इन इक्वेशन के अंदर जो वेरिएबल यूज हो रहे हैं, इनकी ऐसी वैल्यू सोचो ताकि ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, एलएचएस पर आरएचएस हो जाए। यानी कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोच के बताओ जो इन इक्वेशन को संतुष्ट या सेटिस्फाई या जस्टिफाई करती हो, एलएचएस को आरएचएस के बराबर करती हो। वो एक्स और वाई की वैल्यू जो आप सोचोगे, वही उसी को बोलते हैं सॉल्यूशन या सॉल्व करना। समझ गए क्या? तो मैंने कहा सॉल्व करो। अब आपको पता ही नहीं सॉल्व करने का मतलब क्या होता है। मतलब क्या होता है? एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू सोचनी है आपको जो इसको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, कोई सोच पाया? एक जना सोच पाया? ऐसे एक्स और वाई की वैल्यू सोचो जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। सोच ली? सक्षम ने भी सोच ली, गर्ल्स में से? सपोज करो x की जगह 8 रखो, y की जगह 2 रखो, तो 8 प्लस 2 10 होता है। x की जगह क्या रखी है आपने? 8, और y की जगह क्या रखी है आपने? 2, तो 8 माइनस 2 6 होता है। अच्छा, जब आप पेयर को सॉल्व कर रहे हो, तब आपने x की वैल्यू को उधर 8 रखनी है, तो उधर 8 रखनी पड़ेगी। ऐसा नहीं उधर अलग है। अगर आप x की वैल्यू उधर अलग और इधर अलग करते हो, तो फिर आप दो अलग अलग इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, उस पेयर को सॉल्व कर रहे हो। पेयर को सॉल्व करने का मतलब x की दोनों जगह ऐसी वैल्यू रखो, y की दोनों जगह ऐसी वैल्यू रखो, ताकि ये पूरा पेयर सेटिस्फाई हो। तो 8 और 2 10 होते हैं, और 8 में से 2 गए 6, यानी कि x की वैल्यू क्या मिली? 8, और y की वैल्यू क्या मिली? 2। ये इस पेयर का सॉल्यूशन है। इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये सारा यही काम आपको पूरे चैप्टर में करना है। आपको हर सवाल के अंदर दो इक्वेशन मिलेगी, एंड पेयर मिलेगा, उसमें आपको वेरिएबल की एक्स और वाई की वैल्यू सोचनी है या निकालनी है, जिससे कि ये सेटिस्फाई हो। अब ये तो मैंने ऐसे ही तुक्के से सोचा, ये किसी ने सोचा तो ऐसे सोच लिया। इसको सॉल्व करने का तरीका है, ऐसे तुक्के से नहीं सोच के बताना कि सर हाँ 8 हफ्ते देख लो, तो 6 हफ्ते देख लो, लेकिन ट्रायल नहीं लगाना। इसको सॉल्व करने का तरीका है, वो तरीके ही यहाँ पे लिखे हैं। यहाँ पे जो हमने लिखे हैं ना, ये मेथड्स, ये वो तरीके हैं। तो कितने तरीके हैं हमारे पास? पढ़ के बताओ, गिन के बताओ। वैसे तो 4 है, एक ग्राफिकल है और 1 2 3 ये हैं। लेकिन इन चार में से ये अलजेब्रिक का जो लास्ट तरीका है, ये ओमिटेड हो चुका है। बट आपको नाम एटलीस्ट पता होना चाहिए कि ये भी कोई तरीका होता है, क्योंकि यहां से तो ओमिटेड हो गया, 11th 12th में इसका थोड़ा बहुत रोल आएगा, इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आएंगे।
तो आपको नाम ही नहीं पता, कोई चीज पहली बार सुन रहे हो तो वो डिफिकल्ट लगती है, और थोड़ा बहुत याद हो तो आसान लगती है। ठीक है, और एक बार कोर्स हो जाएगा तो ये जो एक्स्ट्रा चीजें ओमिटेड हैं आप कहोगे तो ये भी पढ़ा देंगे, मतलब ये भी सिखा देंगे कि ये तरीका कैसे अप्लाई करो। बट पहले कोर्स करेंगे जो कोर्स का पार्ट है। तो ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, और एलिमिनेशन मेथड है। इसमें तीन मेथड है ना, तो तीनों मेथड पे सवाल है हमारे एक्सरसाइज में। कितने एक्सरसाइजेस हैं आपकी इसमें, दो या तीन? देखो एक बार, क्योंकि कुछ ओमिटेड हैं, तो ओमिट होने के बाद कितनी है नई वाली बुक में? छोड़ो मैं ही देख लेता हूँ। पांच है। पांच पुरानी में बेटा, नई में पूछ रहा हूँ। हम्म, ये पहली एक्सरसाइज है। फिर ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करने वाली एक्सरसाइज है। अच्छा, आप सीधे आओ थर्ड नंबर की एक्सरसाइज पे। अभी बताता हूँ क्यों। ये सेकंड नंबर की एक्सरसाइज है, ये थर्ड नंबर की। देखो, थर्ड नंबर की एक्सरसाइज में आपको हर सवाल में एक पेयर है, ये 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 पेयर है, और ये पेयर है। हर पेयर को आपको सॉल्व करना है। देखो चेक करो क्या करना है, सॉल्व करना है। और कौन से मेथड से सॉल्व करना है? जो भी अपन ने मेथड्स डिस्कस किए हैं उन मेथड्स पे वापस आते हैं। देखो बेटा, ग्राफिकल मेथड्स पर हम बिल्कुल एंड में जाएंगे, क्योंकि शुरुआत में ग्राफ कराने लगेंगे तो टॉपिक शुरू से ही डिफिकल्ट लगने लगेगा। ये मेथड्स थोड़े यूजर फ्रेंडली लगते हैं, मजा आता है इनको करने में। या ग्राफ शुरू से ग्राफ आप बनाने लग गए, सोचने लग गए तो मुश्किल लगता है। इस पर आखिरी में आएंगे, उस पर जाना नहीं है। तो बचा के सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन, पहले ये दो मेथड सीखने, उसमें से सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने वाली आपकी एक्सरसाइज थर्ड। तो हम इस मेथड्स के सीक्वेंस के हिसाब से चल रहे हैं। तो थर्ड एक्सरसाइज के सवाल हम इसलिए पहले करेंगे, फिर एलिमिनेशन के मेथड क्या है, और फिर लास्ट में ग्राफिक कर देते हैं। और उसके बाद फिर एक टॉपिक और। ठीक है, चलो तो सब्स्टिट्यूशन मेथड का एक सवाल सॉल्व करते हैं, बाकी फिर कल देखते हैं ना। चैप्टर इंट्रोड्यूस हो गया, एक सवाल जब तक नहीं करेंगे तो मन में वो लगा रहेगा कि यार क्या था। तो ये वाली एक्सरसाइज कहीं ना कहीं सेकंड एक्सरसाइज निकाल रहा हूँ, वो सीक्वेंस चेंज हो सकता है। हाँ सेकंड है, आपकी बुक में सेकंड है और मेरी बुक में थर्ड है। नई वाली बुक में सेकंड आ जाओ और पुरानी बुक में थर्ड आ जाओ, मैच हो गए क्वेश्चंस। ओके, पहला सवाल क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको। सबसे पहले इक्वेशंस को लिख देंगे हम, है ना। हेयर the given linear equations are लीनियर इक्वेशंस आर। अब देखो ये लीनियर इक्वेशंस दो वेरिएबल में, तो चाहो तो पूरा लिखो, हेयर द गिवन लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर, और सिंपली लिख दो तो भी चलेगा। अंडरस्टूड है कि दो वेरिएबल की इक्वेशन वाला चैप्टर है तो दो वेरिएबल की होंगी। तो दो वेरिएबल की इक्वेशंस लिख दो। कौन कौन सी है? पहली है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14, इजी है शुरुआत की इक्वेशंस। एंड सेकेंड इक्वेशन क्या है? एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। इसको मार्क करो, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। ओके, अब आप कोशिश।
है, यही सवाल है कि एक्स और वाई की ऐसी कौन सी वैल्यू रखें जिससे दोनों इक्वेशंस क्या हो जाएं, सेटिस्फाई हो जाएं। देखो इसमें मेथड का नाम क्या है, सब्स्टिट्यूशन। मीनिंग क्या होता है सब्स्टिट्यूशन का? भाई मेथड का जो नाम है उसके नाम उसके वर्ड पे जाके तो अपन उस मेथड का तरीका समझेंगे। तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मैंने कहा सब्स्टिट्यूट करो, तो क्या मीनिंग है सब्स्टिट्यूट करने का? जैसे मैंने कहा कि ये प्लेयर्स हैं 11, इसमें एक इंजर्ड है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो दूसरे के साथ, हटा दो दूसरे को ले आओ, रिप्लेस कर दो। सब्स्टिट्यूट करने का मतलब क्या होता है? उसको हटा दो, उसकी जगह दूसरे को रिप्लेस कर दो, यही होता है सब्स्टिट्यूट करने का मतलब। जैसे अपन 11 प्लेयर्स किसी टीम में लेके जाते हैं तो साथ में सब्स्टिट्यूट्स भी लेके जाते हैं। साथ में क्या लेके जाते हैं? सब्स्टिट्यूट। बातें नहीं, मेथड इंट्रोड्यूस हो रहा है पहले ही क्वेश्चन में अगर ध्यान दोगे तो पूरा मेथड पूरे एक्सरसाइज में समझ में आएगा। पूरी एक्सरसाइज आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से करनी है, ठीक है? तो जैसे सपोज करो अपन 11 प्लेयर्स लेके जाते हैं तो 2 या 3 सब्स्टिट्यूट्स लेके जाते हैं। मान लो कोई इंजर्ड हो गया या कोई और प्रॉब्लम हो गई, सब्स्टिट्यूट्स का मीनिंग समझ में आ गया? एक्स्ट्रा लेके जाना या एक तरीके से उसको हटा के दूसरे को रिप्लेस करना। तो हम क्या करेंगे इसमें, एक्स की जगह वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे या वाई की जगह एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमारी मनपसंद की जो आपको अच्छी लग रही हो, छोटी लग रही हो, उस इक्वेशन को पहले एक बार उठा लो। तो अभी जैसे मैं इक्वेशन 1 को उठा लेता हूं, आपकी मर्जी आप 2 को भी उठा सकते हो, ठीक है? अभी इजी लैंग्वेज पे चल रहे हैं। तो मैंने कहा इक्वेशन 1 का क्या है लिख देता हूं मैं एक बार। पहले एक बार लिखो मत, लिखो मत, पहले समझ लो, पूरा समझ लो, ध्यान से सुनना। जब भी किसी टॉपिक का पहला सवाल हो ना, बिल्कुल कान खोल के सुना करो, बिल्कुल, क्योंकि उसी समय समझ आता है जो आता है, उसके बाद तो सब मिथ्या है। जो आया फर्स्ट इंप्रेशन में ही समझ में आएगा, सेकंड इंप्रेशन के बाद तो उसकी प्रैक्टिस चलती है पूरे टॉपिक में, है ना? और जितनी क्लैरिटी से टीचर पहले सवाल में समझाएगा ना, बाकी सवाल में उतनी क्लैरिटी से नहीं समझाएगा। तो पहले सवाल को, हर टॉपिक के पहले सवाल को ध्यान से समझा। इक्वेशन 1 लिख दी मैंने, क्या है बताओ? एक्स प्लस वाई इक्वल टू, यहां तक डाउट नहीं? अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 14 में हम क्या करेंगे, या तो एक्स को वाई की टर्म्स में लिखेंगे या वाई को एक्स की टर्म्स में लिखेंगे, हमारी मर्जी है। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक्स को वाई की टर्म्स में लिखना चूज किया, तो मैं एक्स इक्वल टू वाई को उधर भेज दो तो ये प्लस वाई है, तो उधर क्या बन जाएगा? ये 14 माइनस वाई हो गया। समझ आया? यानी कि एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में निकाल ली मैंने। अब एक्स की वैल्यू वाई की फॉर्म में आपने कौन सी इक्वेशन से निकाली? किससे निकाली? फर्स्ट से। तो इस एक्स की वैल्यू 14 माइनस वाई को आप सेकेंड इक्वेशन में पुटअप कर दो। समझ आया? फर्स्ट इक्वेशन से एक्स की वैल्यू निकालो और सेकंड में पुटअप कर दो। और अगर आपने सेकंड से निकाली है तो फर्स्ट में पुटअप कर दो। पर ऐसे मत कर देना कि फर्स्ट से निकालिए फर्स्ट में पुटअप कर दी, या फिर सेकंड से निकालिए सेकंड में पुटअप कर दी। फर्स्ट से निकाली है तो सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? सेकंड में। सेकंड से निकाली है तो सब्स्टिट्यूट किसमें करेंगे? फर्स्ट में। अगर हम सेम सेम में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 0 बराबर 0, तो कुछ आंसर ही नहीं आया और दूसरी इक्वेशन का कोई काम ही, फिर अगर आप फर्स्ट से निकाल के फर्स्ट में डाल रहे हो तो। समझ आया? तो आपने इक्वेशन फर्स्ट को उठाया तो सबसे पहले उसमें एक्स की वैल्यू निकाली थी, क्या निकली थी? ये 14 माइनस वाई इस एक्स की जगह रख दो या फिर सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी लैंग्वेज में बोलो। कर दें सब्स्टिट्यूट? बोलो, कर दें सब्स्टिट्यूट? तो एक स्टेप लिखेंगे हम यहां पे, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 14 माइनस वाई। ये सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं अपन, x की वैल्यू 14 माइनस वाई। कहां से कहां? इक्वेशन 1 से 2 में। फ्रॉम इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। समझ आया? वी गेट, वी गेट, सब्स्टिट्यूट करें, करें। तो इक्वेशन 1 उठा ली ना, अब आप इक्वेशन 2 उठाओगे। पहले 1 उठाई थी तो अब 2 उठाओगे, और पहले 2 उठाई थी तो अब 1 उठाओगे। बताओ इक्वेशन 2 क्या है? बताओ, पढ़ के बताओ। x माइनस वाई इक्वल टू 4। अब आप इसमें ये x की वैल्यू है ना 14 माइनस वाई, ये सब्स्टिट्यूट कर दो। नेक्स्ट स्टेप। अच्छा, एक इक्वेशन की एक फॉर्म से जब दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, चौथी फॉर्म बनाए तो यहाँ पे इंप्लाई करना है। तो अब इसकी जब दूसरी फॉर्म बना रहे हैं क्या लगेगा? इसको क्या पढ़ते हैं अपन? इंप्लाइज। इंप्लाइज मतलब रिजल्ट। इससे ये रिजल्ट आया, इससे ये रिजल्ट आया, इससे ये रिजल्ट आया। समझ आया? ठीक है, ओके। तो ये हमने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, इंप्लाइज
एक्स की वैल्यू क्या है बताओ, 14 - y। अब ये -y और है, वो भी लिखो। ये तो देखो एक्स की वैल्यू है बस, जो इक्वेशन से सब्स्टिट्यूट हुई है, बाकी चीजें तो सेम आएंगी ना। -y = 4 इम्प्लाइज 14 -y कितने हो गए भाई, -2y = 4। नेक्स्ट स्टेप पे आओ, 14 को उधर भेजो, -2y तो इधर ही रह गया, 14 को उधर भेजो, तो 4 - 14 क्या होता है, 4 - 14 -10। तो -2y की वैल्यू -10 आ गया। अब यहाँ पे स्पेस नहीं है तो मैं इधर लिख रहा हूँ, आप नीचे 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 लिखेंगे, है ना, इंप्लाइज। तो y की वैल्यू निकालेंगे तो -2 इधर गुणा हो रहा है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो -10 / -2, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 10 / 2 क्या होता है, 5। देखो बेटा, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 14 - 5 रख दी थी ना यहाँ पे, जैसे ही मैंने x की वैल्यू 14 - y यहाँ पे रख दी थी ना, तो रखते ही ये इक्वेशन वन वेरिएबल में कन्वर्ट हो गई। देखो इसमें y है बस, x नहीं है, और वन वेरिएबल में इक्वेशन है तो सॉल्व करना आसान है। हमारे सामने प्रॉब्लम ये थी कि दो वेरिएबल की इक्वेशन थी, तो हमने सब्स्टिट्यूट करके उसको वन वेरिएबल की इक्वेशन बना दी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। तो वन वेरिएबल की सॉल्व हो गया, y की वैल्यू आ गई 5। अब ये y की वैल्यू 5 मर्जी आए इसमें रखो, मर्जी आए इसमें रखो, या मर्जी आए इधर रखो, x की वैल्यू आ गई, दोनों की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में सबसे सही तरीका ये होता है कि हम y की वैल्यू छानने के बाद इस जगह सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इस y की वैल्यू इधर रखते हैं, तो x की वैल्यू जल्दी आ जाती है। रखें आप उधर और इधर भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है, बट आपने x की वैल्यू y की तरफ से निकाल के ही रखी है, तो बेहतर होगा कि y की वैल्यू यही रखते हैं। 40 - 5 पर क्या आएगा, 9, x की वैल्यू सीधे आ जाएगी। ठीक है, इतना नोट करो जल्दी से, फिर x की वैल्यू निकालो। अब मैं आज ग्रुप बना रहा हूँ आपकी क्लास 10 का, मेरे पास केवल एक ही स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो अभी तो ग्रुप में यही रहेगा। आप रजिस्ट्रेशन करवाओ जल्दी से जल्दी, आपको ग्रुप में ऐड करेंगे। फिर ये जो टाइम का पंगा हो रहा है ना, कभी किसी को पता चलता है किसी को नहीं चलता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ग्रुप में मिलेगी, प्लस डेली की रिकॉर्डिंग, जैसे आज की क्लास रिकॉर्ड हो रही है, ये रिकॉर्डिंग भी आपको ग्रुप में ही मिलेगी। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करो ताकि आपको ग्रुप में ऐड किया जाए। आप मेरे को मैसेज कर देना ग्रुप में ऐड करने के लिए, है ना, याद रहेगा। अभी देखो काम कितना सफाई से लग रहा है, इधर देखो, इम्प्लाइज की सीट में सारे इम्प्लाइज इक्वल टू इक्वल टू एक साइड है, एक साइड है, इतनी सफाई से काम होना चाहिए आपका, है ना। पहले इसकी वैल्यू निकालें फटाफट से, टाइम हो रहा है आपका। हम्म, चलें नेक्स्ट पेज पे, थोड़ा क्विकली नोट करो।
चलो अब x की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक स्टेप और लिख देंगे। नाउ पुटिंग, आपने y वैल्यू क्या निकाली पीछे से बताओ, 5। तो नाउ पुटिंग y इक्वल टू 5, इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। तो हमने जो इक्वेशन सबसे पहले उठाई थी उसी को ले लो, इक्वेशन 1 उठाई थी सबसे पहले, तो इन इक्वेशन 1 में इसको हम पुट करते हैं, वी गेट, तो उसके लिए इक्वेशन 1 एक बार फिर से लिखेंगे। अब इक्वेशन 1 की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, देखो इक्वेशन 1 की ये वाली फॉर्म मत लिखो ऊपर वाला, इधर देखो, इक्वेशन 1 की आप ये वाली फॉर्म मत लिखो, इक्वेशन 1 की आप ये वाली फॉर्म लिखो। ये भी इक्वेशन 1 की फॉर्म है, x इक्वल टू 14 माइनस 5। x इक्वल टू 14 माइनस 5 कहां से मिला, इक्वेशन 1 से मिला ना, तो आप इक्वेशन 1 की ये वाली फॉर्म लिखो, x इक्वल टू क्या है 14 माइनस y, x इक्वल टू 14 माइनस y। इस इक्वेशन में आप y की वैल्यू 5 पुट अप करो, जो आपने पीछे से निकाली है, 14 माइनस 5 गिव्स मी व्हाट, 9। इसका मतलब x आ गया 9। तो फाइनल स्टेप क्या हो जाएगा, हेंस x कॉमा y, देखो ऐसे लिखते हैं, x कॉमा y इक्वल टू x की वैल्यू क्या निकाली आपने, नहीं, हमेशा पहले x की वैल्यू निकालेंगे। आपने क्वेश्चन में चाहे से y की वैल्यू पहले निकाली हो, लेकिन फाइनल स्टेप में हम हमेशा x की वैल्यू पहले लिखेंगे। और y की वैल्यू पीछे क्या निकाली थी, 5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द is the solution of the given pair of linear equations in two variables। ये सवाल हमारा यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, अब नोट डाउन करने से पहले एक बार देखो यहाँ पे, एक बार देखो x क्या है 9 और y क्या है 5। अब आपका सवाल, आपका आंसर सही है या गलत है आप खुद चेक कर सकते हो, आपको आंसर की को भी देखने की जरूरत नहीं है। कैसे बताओ, क्या निकाला आपने x और क्या निकाला y, 9 और 5। तो x की जगह 9 रखो, y की जगह 5 रखो, x की जगह 9 रखो, y की जगह 5 रखो, देखो इक्वेशन सेटिस्फाई हुई क्या, 9 प्लस 5 14 होता है और 9 माइनस 5 4 होता है। तो दोनों इक्वेशंस अगर सेटिस्फाई हो जाती हैं, दैट मींस हमने जो किया है वो करेक्ट है। आपको आंसर, इक्वेशंस के चैप्टर में सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमको आंसर की तक चेक करने की जरूरत नहीं है, जो x और y है जिसकी भी वैल्यू हम निकालेंगे वापस इक्वेशन में पुट अप करके देख लो, अगर सेटिस्फाई हो रही है, LHS RHS बराबर हो रहा है, दैट मींस हमारा करेक्ट। ठीक है, अब आप ये नोट डाउन कर लो, बाकी सवाल हम कल करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।